to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Conference of Parties number 26 of United Nations Framework Convention on Climate Change. And this topic is important from our syllabus paper 3 international agreements point of view. So सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं इस आर्टिकल का. देखिए, अगर इस आर्टिकल को हमें समझना है तो पहले हम इस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को समझते हैं. तो देखिए 1990s में पूरे दुनिया भर को एक बात तो रियलाइज़ होने लगे थे कि क्लाइमेट चेंज एक मेजर कॉमन ग्लोबल इशू बनने वाला है पूरे दुनिया भर के लिए. और फिर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने एक इंटरनेशनल मीटिंग बुलाई, कॉन्फ्रेंस बुलाई रियो डी जेनेरियो में इन ब्राज़ील. और उस मीटिंग को हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं. दिस मीटिंग वाज कॉल्ड अंडर यूनाइटेड नेशंस ओनली. और फिर इस मीटिंग में एक अग्रीमेंट साइन किया गया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC. और इस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है साइंड बाय द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन इन रायो डी जेनेरियो इन 1992. और इस समिट को हम कहते हैं अर्थ समिट. और 1994 में ये जो अग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इन्फोर्स हो गया, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया. और इसका अगर सरल शब्दों में बोले, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस तो वो था स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन. मतलब जो भी ऐसे गैसेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस कहे जाते हैं, उनके इमिशन को रिस्ट्रिक्ट करना, मिनिमाइज करना ही पर्पस था इस एग्रीमेंट का, जो नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. और इस UNFCCC में एक फैसला लिया गया कि दुनिया भर के जो मेंबर कंट्री हैं वो हर साल एक बार उनकी मीटिंग होगी, जो मेंबर कंट्रीज हैं इस एग्रीमेंट के. और उस मीटिंग को कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP. और इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाएंगे रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स मिटिगेशन एज वेल एज एडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज. अब करंट इशू देखते हैं. तो देखिए 1994 से ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होने लगी और हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई हैं. लेकिन बस पिछले साल 2020 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो अब इस साल 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है. 2021 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है इन ग्लासगो, दैट इज़ इन स्कॉटलैंड. एंड दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी विल बी हेल्ड इन नवंबर 2021. और यहाँ पे पूरे दुनिया भर की कंट्रीज़ और मेंबर कंट्रीज इस अग्रीमेंट के वापस से मिलेंगे एंड दे विल डिसाइड द फ्यूचर स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स मिटिगेशन. और पूरे दुनिया भर के कंट्री जो इसके मेंबर हैं वो अपने अपने स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो किस तरीके से कॉन्फ्रेंस में अपने स्ट्रेटजीज को रखेंगे, अपने अपने आइडियाज़ को रखेंगे. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे देश के फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं श्याम सरन साहब, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया की किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए व्हेन इंडिया पार्टिसिपेट्स इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. श्याम सरन साहब ऑलरेडी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में फ्रॉम 2007 to 2010. ही हैज़ बीन अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट टू इंडिया, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एज वेल. तो इन्होंने बताया कि इंडिया को इन मुद्दों पे फोकस करना चाहिए और इन बातों को रेज करना चाहिए इन दिस अपकमिंग COP दैट इज़ टू बी हेल्ड इन ग्लासगो. तो उन्होंने कहा है दैट दीज आर द फॉलोइंग एरिया जहाँ पे इंडिया को फोकस करना चाहिए. सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इंडिया को वापस से बेसिक ग्रुप कंट्रीज से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए. तो बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ क्या हैं वो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे. बट इन्होंने कहा है कि जो बेसिक ग्रुप है जो काफ़ी दिनों से अभी रिडंडेंट पड़ा हुआ है, उसके वापस से रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए. उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इंडिया को ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में एम्फेसाइज करना चाहिए इन द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की ग्रीन क्लाइमेट फंड में वापस से पैसे डाले जाए. तो आने वाले स्लाइड्स में हम वो भी देखेंगे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड है क्या. उसके अलावा श्याम सरन साहब ने एक और बात कही है कि इंडिया शुड फोकस मोर ऑन एडेप्टेशन दैन मिटिगेशन. तो ये दो टर्म यही समझ लेते हैं. देखिए, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी वो होती है जहाँ पे हम ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को ही कम करना शुरू कर देते हैं. मतलब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है
या मीथेन रिलीज हो रही है, उसके रिलीज को कम करना हम शुरू कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मिटिगेशन स्ट्रैटेजी ऑफ और अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। दूसरी तरह की स्ट्रैटेजी होती है अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी। अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी में हम ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम नहीं करते, ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं करते, रादर हम अपने जीवन के तरीके को इस तरह से बदलने की कोशिश करते हैं, ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे जीवन पे कम हो। फॉर एग्जांपल देखिए, राइस और व्हीट ऐसे कोर सीरियल हैं जिनका अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो तो इन सीरियल्स के क्रॉप्स पे नुकसान होता है। कभी ज़्यादा बारिश हो गई या कम बारिश हो गई तो इन क्रॉप्स को नुकसान होता है। लेकिन कुछ कोर्स सीरियल्स हैं जैसे ज्वार, बाजरा, इनको थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा बारिश होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एडाप्टेशन स्ट्रैटेजी में फोकस किया जाएगा कि राइस व्हीट के जगह पे ज्वार बाजरा उगाया जाए, ताकि अगर कभी क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश कम या ज़्यादा भी हुई तो ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो इसको कहते हैं एडाप्टेशन, कि ठीक है क्लाइमेट चेंज हो रहा है लेकिन हम अपने जीवन के तरीके को इस तरह से बदलें कि उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे मिनिमाइज हो, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे जीवन पे कम से कम हो। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि श्याम सरन साहब ने कहा है कि बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को रिवाइव करना चाहिए। तो समझते हैं कि ये बेसिक हैं क्या। देखिए, ये 4 कंट्रीज़ को मिला करके एक ग्रुप बनाई गई थी जिसका नाम है बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्री। दिस ग्रुप वॉज फॉर्म्ड इन 2009 और ये 4 कंट्री हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। अब आपको नाम से समझ आ गया होगा, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। और ये जो बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्री है 2009 में बनाया गया था और इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज है कोपेनहेगन अकॉर्ड। तो बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज 2009 में बनाई गई और इन बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने एक अकॉर्ड का फ्रेमवर्क तैयार किया था। अकॉर्ड मतलब होता है अग्रीमेंट, और 2009 में बना और 2009 में ही 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जब बुलाई गई यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की, तो वहाँ पे बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने, इन 4 कंट्रीज ने मिल करके एक बेसिक प्रपोजल दिया था, एक फंडामेंटल प्रपोजल दिया था इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में, जो कोपेनहेगन में हुआ था। तो मैं फिर से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये ग्रुप ऑफ कंट्री 4 कंट्रीज़ की ग्रुप बनी 2009 में, समवेयर फरवरी 2009 में, और फिर इनका मेन पर्पस ये था कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। और इन 4 कंट्रीज़ ने मिल करके एक बेसिक प्रपोजल तैयार किया और उस प्रपोजल का नाम रखा कोपेनहेगन अकॉर्ड। और इसका नाम कोपेनहेगन अकॉर्ड इसलिए रखा गया क्योंकि जो अगली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली थी, 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो कोपेनहेगन में ही होने वाली थी और वहाँ पे ये प्रपोजल रखा गया। ये जो प्रपोजल था, ये बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज यानी कि ये 4 कंट्री, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील प्लस यूएस ने मिल करके ये कोपेनहेगन अकॉर्ड बनाया था। अगर कोपेनहेगन अकॉर्ड का मेन पॉइंट देखा जाए कि इसका पर्पस क्या था, तो वो ये था कि क्योटो प्रोटोकॉल 1 जब लैप्स हो जाएगा 2012 में, तो वापस से क्योटो प्रोटोकॉल 2 लाया जाएगा आफ्टर 2012। ये तमाम चीज़ें मैं बता रहा हूँ प्रिज्यूमिंग कि आपको बेसिक इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट पता है, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह आपको पता है। लेकिन फिर भी एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो कोपेनहेगन अकॉर्ड था, जो बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने मिल के बनाया था अलॉन्ग विथ यूएस, दैट वाज नॉट अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। अभी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में ब्रीफली बता देता हूँ मैं। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 3rd कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में अडॉप्ट किया गया था, जो क्योटो में हुआ था, दैट इज़ इन जापान। तो 1997 3rd कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी, दैट वाज हेल्ड इन क्योटो जापान, जहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट इज़ ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी दैट इज़ कंसर्न्ड अबाउट रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। क्योटो प्रोटोकॉल 2 फेजेज में चलाए गए। पहले बार ये इंप्लीमेंट हुआ फ्रॉम 2008 टू 2012 और सेकेंड फेज में ये इंप्लीमेंट हुआ फ्रॉम 2012 टू 20। और आपको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल 2 जब 2020 में लैप्स हुआ, उसके बाद से इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय पेरिस क्लाइमेट डील दैट इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब इसमें कुछ भी लीगली बाइंडिंग नहीं है, एवरी कंट्री हैज़ टू मेक इट्स ओन कमिटमेंट एंड हैज़ टू फुलफिल दैट। और Copenhagen Accord proposed that Kyoto Protocol should continue after 2012, जैसा कि मैंने आपको कहा। लेकिन दोहा अकॉर्ड जो 2012 में हुआ था, उसमें फैसला लिया गया फाइनली कि कोपेनहेगन अकॉर्ड विल बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड, क्योटो प्रोटोकॉल विल बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 2012। तो मैंने कई सारी चीज़ें बताई हैं और काफ़ी फास्ट तरीके से बताई हैं। आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट ऑलमोस्ट एवरी डायमेंशन ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज इशू एज फार एज UNFCCC इज कंसर्न, बट प्रिज्यूमिंग कि आपको फंडामेंटल्स पता हैं।
उसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात कर लेते हैं। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्याम सरन साहब ने कहा कि बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को रिवाइव करना चाहिए। उसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रपोजल को भी रिवाइव कराना चाहिए। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए, कैनकन जो मेक्सिको में एक शहर है, कैनकन के अंदर 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई इन 2010 और यहाँ पे दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कमिटमेंट की कि वो एक स्पेशल फंड बनाएंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसमें हर साल वो कुछ पैसा डालेंगे और 2020 तक आते आते वो हर साल $100 बिलियन डालेंगे। तो 2010 में ही फैसला हो गया कि हर साल ये लोग कुछ कुछ पैसे डालेंगे, लेकिन 2020 तक तो कम से कम $100 बिलियन डालेंगे ही उस फंड के अंदर, जिसका नाम था ग्रीन क्लाइमेट फंड। और इस ग्रीन क्लाइमेट फंड का इस्तेमाल किया जाएगा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और एलडीसी कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी लाने में, जिससे क्लाइमेट चेंज पे कम से कम इम्पैक्ट हो, ऐसी टेक्नोलॉजी लाने में जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का कम से कम इमिशन हो और क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। अब मुद्दा ये है कि वर्ल्ड कंट्रीज़ ने, दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, रिच कंट्रीज़ ने प्रॉमिस तो कर दिया कि हर साल $100 बिलियन वो डालेंगे इन ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसकी मदद से डेवलपिंग कंट्रीज़ और एलडीसीज़ को मदद मिलेगी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप देखिए, वो पैसे काफ़ी कम डाले जा रहे हैं इन द ग्रीन क्लाइमेट फंड और 2020 तक में टारगेट था कि $100 बिलियन तक हर साल कम से कम डाला जाएगा, वो दूर दूर तक होता हुआ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट 2020 में, पिछले साल तक बहुत कम पैसे डाले गए हैं, $20 बिलियन के आसपास ही रुपए डाले गए हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड में। तो यही कारण है कि श्याम सरन साहब ने प्रपोज किया है कि इंडिया को फोकस करना चाहिए, इंडिया को ग्रीन क्लाइमेट फंड वाली बात रेज करनी चाहिए व्हेन इट participates in the upcoming conference of party number 26 that is to be held in Glasgow, Scotland। अभी एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, अर्थ समिट हुई रायो डी जेनेरियो में 1992, जहाँ पे हमने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, अडाप्ट करने के लिए साइन कर दिया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई। आपको मैंने बताया पहले भी कि UNFCCC में फैसला लिया गया कि हर साल दुनिया भर के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इस एग्रीमेंट के वो मिलेंगे और उस मीटिंग को कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बर्लिन में हुई इन जर्मनी 1995, थर्ड क्योटो में हुई इन जापान, जहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस किया गया। 15th कॉप हुई इन 2009 दैट वाज हेल्ड इन कोपेनहेगन, वहीं पे कोपेनहेगन अकॉर्ड डिस्कस किया गया, दैट वाज डेवलप्ड बाय बेसिक कंट्रीज एंड द US। फिर 16th हुई COP नंबर 16 इन 2010, जहाँ पे कैनकन समिट जिसको कहते हैं, जहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हुई। कॉप नंबर 21 2015 में हुआ, जहाँ पे पेरिस क्लाइमेट डील साइन किया गया। और जो अपकमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 दैट इज़ टू बी हेल्ड इन 2021 नवंबर, दैट विल बी हेल्ड इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट इंडिया रिक्वेस्टिंग OPEC प्लस कंट्रीज टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ स्टेबल ऑयल प्राइसेस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि ओपेक हैं क्या। कंट्रीज आर ग्रुप ऑफ 14 मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो ओपेक कंट्रीज हैं, ये इनके यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं और ये दुनिया के मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं और ये आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं कि जब भी दुनिया भर में ऑयल की डिमांड ज़्यादा हो तो ये सप्लाई भी बढ़ा देते हैं और डिमांड कम हो तो सप्लाई भी घटा देते हैं, ताकि प्राइस स्टेबल रहे। और ओपेक कंट्रीज़ में रसिया नहीं आता है, लेकिन रसिया भी एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, इसीलिए कभी कभार इनफॉर्मली एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है ओपेक प्लस। और ओपेक प्लस में ओपेक कंट्रीज़ तो होते हैं 14, ये ओपेक कंट्रीज़ प्लस रसिया को कभी कभार इनफॉर्मली ओपेक प्लस नाम से जाना जाता है। अभी ओपेक कंट्रीज करते क्या है वो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। दे कोऑर्डिनेट रिगार्डिंग ऑयल प्रोडक्शन। तो होता क्या है कि मान लो पूरी दुनिया भर में ऑयल की डिमांड ज़्यादा है तो थोड़ा वो सप्लाई बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन्हीं सब के पास तो मेनली ऑयल है। और अगर दुनिया भर में डिमांड ऑयल की कम है तो ये सप्लाई घटा देते हैं, इससे प्राइस स्टेबल रहता है। जैसे लास्ट ईयर का आप एग्जांपल ले लीजिए, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहे थे पूरे दुनिया भर में, और जब लॉकडाउन चल रहे थे तो ऑयल की डिमांड काफ़ी कम हो गई, और ऑयल की डिमांड काफ़ी कम हो गई तो इन ओपेक कंट्रीज़ ने ऑयल की प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा कट डाउन कर दिया। और ऑयल की प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया उन्होंने ताकि प्राइस स्टेबल रहे।
अदरवाइज डिमांड नहीं और उतनी ही वो प्रोडक्शन करते रहेंगे तो नेचुरली प्राइस बहुत ज़्यादा स्टीपली गिर जाएगा, जिससे बचने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन को कट डाउन किया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे पूरे दुनिया भर में लॉकडाउन्स ख़त्म हो चुके हैं, दुनिया वापस से नॉर्मल स्टेज में आ रही है पोस्ट कोविड स्टेज में, तो यानी कि ऑयल के डिमांड्स वापस से बढ़ रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से ओपेक कंट्रीज़ ने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं है, और ऑयल प्रोडक्शन उस हिसाब से ना बढ़ाने के कारण अब डिमांड ऑलरेडी है जबकि सप्लाई या प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं इन्होंने। तो हुआ क्या है कि अब दुनिया भर में ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, और यही कारण है कि इंडिया के अंदर भी ऑयल के दाम रिकॉर्ड तोड़ लेवल तक पहुंच चुके हैं। 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, डीजल भी इसी तरह से 100 रुपये लीटर मिल रहा है। उसके पीछे मेन कारण है कि ओपेक कंट्रीज़ ने जब लॉकडाउन के टाइम में प्रोडक्शन घटाया था, अब लॉकडाउन के बाद से प्रोडक्शन को उस हिसाब से वो बढ़ा नहीं रहे हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखिए, ओपेक कंट्रीज़ का ही ग्राफ है, ये जो ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है ये डिमांड है ऑयल का दुनिया भर में। ब्लू कलर का ग्राफ जो है वो डिमांड है क्रूड ऑयल का दुनिया भर में, जबकि ये ब्राउन कलर से जो हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफ वो प्रोडक्शन है ओपेक कंट्रीज़ का रिगार्डिंग क्रूड ऑयल पूरे दुनिया भर में। तो लॉकडाउन का टाइम आप देखो 2020 में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में डिमांड तो काफ़ी नीचे चली गई थी। ब्लू कलर से देखो डिमांड काफ़ी नीचे चली गई थी, लेकिन प्रोडक्शन कम हुआ था, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं हुआ था। और यही कारण है कि पिछले साल प्रोडक्शन डिमांड से ज़्यादा था, और यही कारण है कि लास्ट ईयर ऑयल के दाम बहुत कम हो गए थे। हमारे देश में बहुत कम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम में फिर हमारी स्टेट की सरकारों ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर वैट और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। लेकिन ओवरऑल अब इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें तो ऑयल की प्राइस तो लगभग जीरो तक टच हो गई थी किसी मार्केट में, जैसे कि WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट मार्केट में जीरो तक में टच हो गई थी। लेकिन अगर आप अब 2021 में आ जाएं तो आप देखिएगा कि डिमांड अब धीरे धीरे पिकअप कर रही है। ये ब्लू कलर से देखिए डिमांड अब ऊपर जा चुका है, जबकि ये लोग प्रोडक्शन उस हिसाब से बढ़ा नहीं रहे हैं। प्रोडक्शन मोर और लेस इनका वही है, और यही कारण है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गई है ऑयल की, और प्राइस रिकॉर्ड तोड़ लेवल तक पहुंच गई। और इंडिया को भी इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो क्रूड ऑयल नेचुरली प्रोड्यूस होता नहीं है, हम इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, और इतना महंगा तेल बिकने के कारण हमें फॉरेक्स रिजर्व का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। The next article is taken from environment segment. It is about forest fire in Simlipal Biosphere Reserve. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखिए हाल फिलहाल में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में आग लग गई थी, फॉरेस्ट फायर लग गई थी, और अब ये फॉरेस्ट फायर कंट्रोल में ला दिया गया है। लेकिन ऐसा इस आर्टिकल में भी लिखा गया है कि फॉरेस्ट फायर इज़ वेरी रिकरेंट एनुअल फिनोमेना इन सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। होता क्या है कि सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व वाला एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर जो पेड़ हैं वो डिसिडुअस टाइप के हैं, और डिसिडुअस टाइप तो आपको पता ही है कि पतझड़ के मौसम में यानी कि ऑटम में उनके पत्ते झड़ने लगते हैं, वही तो उनका एसेंशियल फीचर होता है डिसिडुअस फॉरेस्ट का। पतझड़ के मौसम में उनके पत्ते झड़ जाते हैं। अब ये डिसिडुअस फॉरेस्ट के जब पत्ते झड़ के नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पे, और पूरा का पूरा फॉरेस्ट में ये इस तरह के पत्ते फैल जाते हैं, सूखे हुए पत्ते, उन पत्तों में किसी कारण से कहीं से भी थोड़ी सी भी आग लग गई, मान लो कोई टूरिस्ट है जाकर उसने सिगरेट जला करके फेंक दिया, किसी भी कारण से वहाँ पे थोड़ी सी भी चिंगारी आ गई तो आग लग जाती है फॉरेस्ट में। और यही कारण है कि हर साल ऑटम सीजन में सिमलीपाल में आग लगती ही लगती है, क्योंकि डिसिडुअस फॉरेस्ट से भरा पड़ा है, ज़्यादातर साल ट्री मिलते हैं यहाँ पे, और डिसिडुअस फॉरेस्ट से होने के कारण पतझड़ के मौसम में, ऑटम के मौसम में पत्ते झड़ते हैं और वहाँ पे आग लग जाती है। और ऐसी ही आग इस साल भी वहाँ पे लगी है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिमलीपाल इज ए बायोस्फीयर रिजर्व, तो पहले समझेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, फिर सिमलीपाल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, जैसे कि हमारे देश में नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल डेजिग्नेशन है। हमारे देश की सरकारों ने ये डेजिग्नेशन दिया है इंपॉर्टेंट एरियाज़ को, फॉरेस्ट एरियाज़ को। लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है जो यूनेस्को ने दिया है। ऐसे एरियाज़ को ये डेजिग्नेशन दिया जाता है जो नेचुरली और कल्चरली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। मान लो वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी रहता है, उनकी अपनी एक स्पेशल तरह की कल्चर है, पर नेचुरली भी वो एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रिस्टीन है, वैसे एरिया को नाम दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। 1971 में यूनेस्को ने, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसने एक प्रोग्राम चलाया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और इस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो यूनेस्को ने चलाया था 1971 में, उसी के अंतर्गत
दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू, बायोस्फीयर रिजर्व्स ट्राइज टू बैलेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब एंड एज वेल एज नेचुरल वैल्यूज़। तो नेचर को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, साथ ही साथ उससे एसोसिएटेड जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं उनके कल्चर को भी प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है इन बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज़। कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज देख लेते हैं फॉर डेजिग्नेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसमें कहा जाता है कि जो मेन कोर एरिया है दैट मस्ट बी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड एंड शुड हैव ए वैल्यू ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन। मतलब ये देखो, ये जो मेन बीच वाला एरिया है, कोर वाला एरिया, ये बहुत प्रिस्टीन होना चाहिए, ये काफ़ी नेचुरली ये बहुत रिच होना चाहिए एज फार एज इट्स फ्लोरा एंड फौना इज कंसर्न। और ये इतना रिच होना चाहिए कि इट शुड बी अ कोर बायोजोग्राफिकल यूनिट दैट मस्ट हैव अ वायबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉफिक लेवल्स। तो ट्रॉफिक लेवल आई होप आप समझते होंगे, जो फूड चेन होता है, फॉर एग्जांपल ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर को मान लो रैट खा रहा है, रैट को फिर कोई ईगल खा रहा है, तो या स्नेक खा रहा है, स्नेक को फिर ईगल खा रहा है। तो ये जो फूड चेन है, अलग अलग लेवल के फूड चेन को हम लोग कहते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। और हर ट्रॉफिक लेवल की अगर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन हो तो कहा जाता है कि ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल है, काफ़ी ज़्यादा वो कंक्रीट है। और ऐसा कहा जाता है, ये क्राइटेरिया रखी गई है कि जो कोर एरिया होना चाहिए किसी भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व कहलाने के लिए, वहाँ के ट्रॉफिक लेवल, हर लेवल के ट्रॉफिक लेवल पे पॉपुलेशन फ्लोरा और फौना की अच्छी खासी होनी चाहिए। मतलब देयर शुड बी वेल सस्टेनेबल इकोसिस्टम इन दैट पर्टिकुलर एरिया, स्पेशली द कोर एरिया। उसके अलावा आसपास के एरिया में लोकल कम्युनिटीज़ का होना ज़रूरी है, उनका ट्रेडिशनल नॉलेज होना ज़रूरी है अगर किसी एरिया को हमें बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कराना है तो। और ट्रेडिशनल ट्राइबल एंड रूरल मोड्स ऑफ लिविंग हारमोनियसली विद द नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एरिया टू बी कॉल्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह ही होती हैं, लेकिन इसको इंटरनेशनली आइडेंटिफाई किया जाता है बाय यूनेस्को। और इसके क्राइटेरियाज में बस नेचुरल फीचर्स नहीं होते हैं, कल्चरल फीचर्स भी होते हैं। अब एक बार जरा ब्रीफली समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से एरियाज होते हैं। तो एक होता है मेन एरिया, कोर एरिया, सबसे अंदर वाला एरिया। अब ये कोर एरिया नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है अंडर आवर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो कोर एरिया होना चाहिए इट शुड बी वेरी रिच इन इंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ पे फ्लोरा फौना बहुत रिच होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी रिच होनी चाहिए। फिर इससे बाहर वाले एरिया में होता है, इसको कहते हैं बफर जोन। और बफर जोन में कैसे है कि कुछ एक्टिविटी जैसे कि रिसर्च एक्टिविटी या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ अलाउड होंगी, लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं होगा। और फिर उसके बाहर वाला होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन में फिर थोड़े बहुत ट्राइबल लोग, ऐसे लोग जो डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड हैं, वो यहाँ रह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी सारे ह्यूमन स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि रिजॉर्ट, रोड, रेलवे, वो सब इससे बाहर बनने चाहिए, ट्रांजिशन जोन से बाहर बनने चाहिए। तो ये होता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर। अभी देखिए इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं अभी तक आइडेंटिफाइड। सारे के सारे नाम आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन कम से कम APSC की आप तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना कि आसाम के अंदर 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक है मानस और दूसरा है डिब्रू सैखोवा। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें याद रखना। देखो कच्छ जो गुजरात के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। सिमलीपाल जिससे रिलेटेड हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ 10वें नंबर पे हमने रिप्रेजेंट किया है। उसके अलावा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले जब बायोस्फीयर रिजर्व आइडेंटिफाई किया गया तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को ही आइडेंटिफाई किया गया था, जो आप यहाँ देख सकते हैं कर्नाटका के अंदर है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था अंडर बायोस्फीयर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अभी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। देखिए ये जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, इट हैज़ डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सिमूल। सिमूल मतलब होता है सिल्क कॉटन ट्री दैट इज़ फाउंड इन दिस एरिया। और ये जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका जो कोर एरिया है वहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क है, उसके अलावा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, एज आई सेड इट इज़ इन उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा के अंदर जो ये देखिए मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा स्टेट के अंदर है। उड़ीसा स्टेट के अंदर
अंदर ये जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ देखिए मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। इट इज़ ऑन द ईस्टर्न घाट, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि ये कोस्टल नहीं है। जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वो है बालासोर, और बालासोर के अंदर है फिर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो कोर एरिया है वो है सिमलीपाल नेशनल पार्क। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर डिसीडुअस ट्रीज़ मिलते हैं पतझड़ के मौसम में, जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंटली ट्री मिलता है वो है साल ट्री। अभी एक बार ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं कि इंडिया के अलग अलग फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ है। देखिए, ये जो त्रिपुरा और मिजोरम वाले फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस पाए जाते हैं। तो इसको भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। क्लोज टू 30% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन मिजोरम आर अंडर एक्सट्रीमली फायर प्रोन कैटेगरी। तो मिजोरम में तो सबसे ज़्यादा फायर के चांसेस होते हैं एज फार एज फॉरेस्ट फायर इज कंसर्न्ड। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन the topic. The next article is taken from Assam segment. It talks about red rice of Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. So सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। देखिए, आसाम के अंदर से, आसाम से रेड राइस अब अमेरिका में एक्सपोर्ट की जा रही है, और पहली कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट की गई है, जिस कारण से ये आर्टिकल आया है। अब ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है जानना रेड राइस के बारे में। रेड राइस ऑफ आसाम, ये राइस आयरन में बहुत रिच होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है। एंड इट इज़ ग्रोन इन ब्रह्मपुत्रा वैली ऑफ असम। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको उगाने में किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस राइस को हम लोग बाओधान राइस भी कहते हैं। आई होप कि आपको तो पता ही होगा, वैसे तो ये सारी चीज़ें बीइंग एन असमीज़ पर्सन अगर आप हैं तो आसाम से, तो आपको तो ये चीज़ें पता ही होंगी, क्योंकि बाओधान राइस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ असमीज़ क्यूजीन, असमीज़ फूड। और एज एन एक्सपोर्ट जब ऑफ रेड राइस इफ़ इट ग्रोज, देखिए दुनिया भर में अब रेड राइस की धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, तो उम्मीद की जा रही है, अभी देखिए अमेरिका में हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे अगर एक्सपोर्ट बूस्ट होगा तो इसकी डिमांड आसाम में भी बढ़ेगी, और धीरे धीरे फिर इससे रिलेटेड आसाम के अंदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करने वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा, उनके इनकम को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। वो फार्मर जो बाओधान उगा रहे हैं उनकी इनकम ऑगमेंट होगी। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 458 to 460. Topic number 458 is about Biswaratna Dr. Bhupen Hazarika International Solidarity Award. This award is instituted by Assam Sahitya Sabha and is sponsored by Numaligarh Refinery Limited. The award is conferred biennially and consists of a trophy, citation and a check of rupees 5 lakh. In 2013, the recipient was Lubna Maryam. 2015, Adur Golpal Krishnan. 17, Prasanna Vithangnage and 19, Eric Khu. तो सबका याद रखने का नाम ज़रूरत नहीं है, आप 2019 यानी कि लेटेस्ट जिसको मिला है वो याद रखना, एरिक खू। एरिक खू इज़ ए सिंगापोरियन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हु इज़ क्रेडिटेड फॉर रिवाइवल ऑफ सिंगापोर फिल्म इंडस्ट्री। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 458. टॉपिक नंबर 459 इज अबाउट फर्स्ट असमीज ट्रांसलेटर ऑफ रामायण. द फर्स्ट असमीज ट्रांसलेटर ऑफ रामायण इज माधव कंदली. हिज सप्तकंद Ramayan is considered to be the earliest translation of Ramayan into Assamese. He was born in 1540. He died in 1580. So please attempt this question based on topic number 459. Topic number 460 is about Pratima Barua Pandey. So Pratima Barua Pandey was a folk singer from a royal family of Gauripur in western Assam's Dhubri district. She is the first Assamese woman to win Sangeet Natak Academy Award. Please attempt this question based on topic number 460. This is the answer of question number 455 to 457 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. One of the implications of equality in society is absence of privileges. So the correct answer will be option A. About CITES, it puts ban on trade in endangered species. It is wrong. It regulates trade in endangered species. India is a founding member. Again, it is wrong because the CITES started in 1975. India joined it in 1976. So the correct answer will be option D, none. Ease of living index is published by Union Ministry of Housing and Urban Affairs. So the correct answer will be option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.